हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लिया था और उसमें हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोडक्शन देखा, अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बात किया कि कैसे हम वर्क डन निकालते हैं अलग अलग प्रोसेस में। उससे रिलेटेड हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स बनाए। तो पूरे प्रोसेस को हमने क्या किया, एकदम डिटेल्स में समझा। अब वो सारा किससे रिलेटेड था, वो पूरा सारा फर्स्ट लॉ से रिलेटेड था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जो क्या बोलती है, यदि हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो या तो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या हमें वर्क डन करके देगी या दोनों चीज करेगी। ये क्या था, पूरा फर्स्ट लॉ पे बेसिस था। अब उसी का थोड़ा सा पोर्शन यूज करके अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या देखेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। और इन्हीं को देख के फिर क्या आएगी, नेक्स्ट हम अपनी पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बताएगी कि हम हीट को पूरा वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये सब चीजों के बारे में देखेंगे अब हम। तो ये कौन सा पार्ट है, हमारा 7th पार्ट है। इसके पहले हमने इस चैप्टर में 6 पार्ट पढ़ लिए। तो यदि आप नहीं देखे तो जाके बिल्कुल देख सकते हैं उस चैप्टर को। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा 7th पार्ट है। और अब हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, अपना सेकंड मेजर पार्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर का। थर्मोडायनेमिक्स 2 मेजर पार्ट में रहता है, फर्स्ट लॉ वाला, सेकंड लॉ वाला। हालांकि हीट इंजन, हीट पंप भी हम फर्स्ट लॉ लगा के ही बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो क्या होगा हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में देखेंगे, क्या इसकी वर्किंग होती है, क्या इसका बेसिक होता है, ये सब चीजों के बारे में एकदम अच्छे से। सोर्स, सिंक, वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वो सब चीजों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, हमारी एक प्रकार की, क्या बोलते हैं इसको हम, डिवाइस बोलते हैं। डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारी जितनी भी गाड़ियों के इंजन होते हैं, जितने भी इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं हमारे पास, वो सब क्या होते हैं, एक प्रकार के हीट इंजन होते हैं। क्या मेन काम रहता है, वर्क लेते हैं और एक प्रकार से क्या करते हैं, हमें हीट के फॉर्म में वर्क देते हैं। हीट एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या देते हैं, वर्क देते हैं। तो हीट इंजन क्या है, एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है। एक प्रकार की हीट इंजन क्या है, हमारी डिवाइस है, जो क्या करती है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, बाय विच ए सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या, जिसके भी ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड इज मेड टू अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी डिवाइस है जिसकी डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वर्क कराते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियसली पढ़ा है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम का इनिशियल पॉइंट है, जो उसका इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम रहेगा, वो क्या होगा, वापिस उसी स्टेट में क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस में। तो जो सिस्टम का इनिशियल स्टेट था, जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम था, वो उसी स्टेट में क्या हो जाएगा, बहुत सारे हीट और वर्क इंटरेक्शंस होने के कारण क्या आ जाएगा, वो वापिस आ जाएगा उसी पॉइंट में। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या होगा ऐसा करने से, रिजल्ट्स इन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो क्या करेगा हमारा हीट इंजन, हीट लेके उसको हमें वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पुराने टाइम में देखे होंगे स्टीम इंजन क्या करते थे, कोयले को हमने बर्न करते थे, कोयले की जो गर्मी रहती थी उससे हम क्या करते थे, वाटर को बॉईल करते थे, स्टीम बनाते थे। स्टीम क्या करती थी, पिस्टन को मूव कराती थी और ट्रेन मूव करती थी। इसी चीज को हमने एडवांस में क्या कर लिया, स्टीम के बदले हम फ्यूल्स यूज करने लग गए, पेट्रोल यूज करने लग गए। पेट्रोल को हम बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, पिस्टन को पुश करता है, और पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग एनर्जी को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन, चक्कों के क्या होते हैं, रोटेशनल मोशन में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी क्या होने लग जाती है, आगे की तरफ ट्रांसलेट होने लग जाती है। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के हीट इंजन होते हैं। जितने भी इंजन हमें क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करते हैं, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में चक्कों की, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं।
ठीक है, तो इसमें अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या आता है? फर्स्ट यदि हम टर्मिनोलॉजीज देखें तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारी सोर्स। हीट इंजन में क्या होता है? तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? हमारा सोर्स। देखते हैं सोर्स क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखें तो सोर्स क्या होगा? हमारा रिजर्वायर ऑफ हीट होगा। रिजर्वायर ऑफ हीट। रिजर्वायर ऑफ हीट का मतलब यह है कि एक ऐसा रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि आप उससे कितनी भी हीट ले लो और उसको कितनी भी हीट दे दो, उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब वो कितनी भी हीट दे सकता है, कितनी भी हीट ले सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम अपने बाइक्स के बारे में बात करें, अपनी गाड़ियों के बारे में बात करें, तो रिजर्वायर एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं हम? जो हमारा फ्यूल टैंक रहता है, वो एक प्रकार से हम एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं। बट यहां पे अब ये बेसिक है, तो इसको आप देखेंगे तो आपको क्या होगा? पूरा हीट इंजन समझ में आएगा। ठीक है, और सोर्स की एक और खासियत क्या रहती है? वो किस में रहता है? हाई टेम्परेचर में रहता है। जो सोर्स है वो क्या रहेगा? हमारा हाई टेम्परेचर में रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इन्फानाइट। इन्फानाइट थर्मल कैपेसिटी। क्या रहती है इसकी? थर्मल कैपेसिटी क्या रहती है? इन्फिनाइट रहती है। इसका मतलब यह है कि इसको आप कितनी भी हीट दे दो या इससे कितनी भी हीट ले लो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हीट कैपेसिटी हम क्या पढ़ते हैं? कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है किसी भी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसकी क्या है? थर्मल कैपेसिटी इन्फिनाइट है। मतलब यदि हम किसको इसको कितनी भी हीट दे दे सोर्स को, उसके टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सोर्स कितनी भी हीट दे सकता है हमें और उसके टेम्परेचर को कोई भी 1% भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमें कितना भी हीट दे दे। तो ये क्या है? एक मेन कंपोनेंट है। ठीक है, और एनी अमाउंट ऑफ हीट, कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड इट्स टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे टीएमपी, रिमेन्स कांस्टेंट। कितनी भी हीट इससे हम ले सकते हैं, इसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो सोर्स का टेम्परेचर है एक T1, जो भी इसकी वैल्यू है 500 केल्विन, 600 केल्विन, कितनी भी हम इससे हीट लिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा फर्स्ट टर्म क्या था? हमारा सोर्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? हमारा वर्किंग सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस क्या हो रहा है? वर्क कर रहा है। वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा? एक प्रकार से स्टीम इंजन में क्या हो जाएगा? हमारी स्टीम, जो भाप है, हमारे गाड़ियों के इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? जो फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, जो भी इंजन हम कर रहे हैं। अब क्या होता है वर्किंग सब्सटेंस का काम? मटेरियल, एक मटेरियल कैसा भी हो सकता है, वो जनरली तो हम देखते हैं किस फॉर्म में रहता है? वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अ मटेरियल विच एब्जॉर्ब हीट। कहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा? सोर्स से। फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा? सोर्स से वो हीट लेगा और उसे क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी को हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं? यहां पे एक प्रकार का क्या दे रहा है ये? यूजफुल
वर्क हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वर्किंग सब्सटेंस। नॉर्मल हमारी गाड़ियों के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फ्यूल हो जाएगा, जो भी हम क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल बोलते हैं। और सोर्स से हीट लेके हमें मैकेनिकल वर्क तो देगा, और क्या करेगा उसके बाद जो बची कुची हीट रहेगी उसको वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा सिंक में, क्योंकि वो पूरी हीट को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लॉसेस हो गई। ठीक है, जैसे हमारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, जैसे इंजन गर्म हो जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार का लॉस है। तो लॉस तो होगा ही होगा। तो और उसके बाद क्या करेगा, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा। कैसे, बाई रिजेक्टिंग हीट टू द सिंक। सिंक में वो क्या करेगा, अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। अब सिंक भी क्या है, एक प्रकार का थर्मल रिजर्वायर। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सिंक। यहां पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टीम को बोल सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेट्रोल। दोनों इंजन के हिसाब से, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो स्टीम, पेट्रोल, और क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जितने भी फ्यूल्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, हमारे वर्किंग सब्सटेंस हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या था हमारा एक प्रकार का वर्किंग सब्सटेंस। पहले हमने सोर्स देखा, वर्किंग सब्सटेंस का डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट आता है हमारा सिंक। ठीक है, उसके पहले हम एक और चीज क्या देख लेते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल पार्ट्स क्या होंगे, जैसे जो भी इंजन रहता है उसमें पिस्टन सिलेंडर रहता है, कैम शाफ्ट रहता है, तो ये कि जितने भी उसके मैकेनिकल पार्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे, यूज करेंगे। एक इनका मेन पर्पस क्या है, सबसे पहला मेन पर्पस क्या है कि जो ये जितने भी वो है वर्किंग फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, फ्लूइड लीक ना हो जाए, ये एक मेन इनका काम है। तो क्या मेन पर्पस क्या होगा इसका, फर्स्ट किसका, फर्स्ट क्या होगा, फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस को वो अंदर ही रखे इंजन के, कहीं से भी लीक ना हो जाए, ये एक काम किसका है, मैकेनिकल पार्ट्स का ही है, ताकि उसमें कोई भी लीकेज ना हो। और ये तो हुआ हमारा फर्स्ट। सेकंड, इसका मेन काम क्या होगा, फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करने के काम आएंगे, ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसका हम एक और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों में और साइकिल में देखते हैं चेन ड्राइव रहती है, वो क्या करती है, इंजन की पावर को बैक वाले चक्के में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो क्या होगा, कोई भी हीट इंजन में क्या होगा, सोर्स हुआ, वर्किंग सब्सटेंस हुआ, मैकेनिकल पार्ट्स हुए। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, सिंक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्या रहेगा, एक प्रकार का थर्मल रिजर्वायर ही रहेगा, सिंक बोलते हैं। इन्हीं दो चीज के बीच में क्या होता है, एक हीट इंजन वर्क करता है, सोर्स और सिंक के बीच में। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो सिंक क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये भी एक थर्मल रिजर्वायर ही है। रिजर्वायर ऑफ हीट, एक प्रकार का इसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल रिजर्वायर ही। बट ये जो थर्मल रिजर्वायर है ये किस में रहेगा, कम टेम्परेचर में रहेगा एज कंपेयर टू सोर्स। सोर्स क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में रहेगी। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, किस में रहेगा, ये लो टेम्परेचर पे रहेगा। इसमें हम क्या होगा, जो भी हीट हमारी लॉस्ट होगी, जो भी वेस्ट होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंक में क्या करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। इसकी भी यदि हम बात करें तो इसकी भी क्या होती है, इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी। सिंक की भी क्या होती है, इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। मतलब यदि हम इसको भी कोई कितनी भी हीट दे दें
सिंक में तो जनरली हम हीट को रिजेक्ट करते हैं, बट यदि इसमें भी हम हीट रिजेक्ट करेंगे तो इसकी टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अभी आगे जाके आपको जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या होता है इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और वो साइक्लिक प्रोसेस के हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा। तो सिंक अभी क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो एनी अमाउंट ऑफ, कितना भी अमाउंट, कितनी भी हीट, any amount of heat can be given to it। सोर्स में हम क्या कर रहे थे, उससे हीट ले रहे थे, इसको हम कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दे सकते हैं, गिवन टू इट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। कितनी भी अमाउंट ऑफ हम हीट इसको दे दें, इसका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, मेन एसेंशियल पार्ट्स हमारे किसके, हीट इंजन के। अब देखते हैं हम इसकी वर्किंग कि कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग में ही अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। वर्किंग, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, अपना हीट इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो क्या होगा, ऊपर में क्या होगी, हमारी सोर्स रहेगी। तो फर्स्ट हॉट रिजर्वायर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोर्स, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। तो ये हो गया हमारा हॉट रिजर्वायर। जितने भी गाड़ी के इंजन होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ओके, नीचे क्या रहेगा अब हमारा, एक कोल्ड रिजर्वायर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा। दोनों का टेम्परेचर क्या होंगे, चेंज होंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया एक हमारा सोर्स, और दूसरा क्या हो गया, मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारा सिंक। हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेगा और वर्क करके देगा हमें, और सिंक में क्या करेगा, हीट को रिलीज कर देगा। तो बीच में क्या लगा रहेगा अब हमारा इंजन, ये वाला पोर्शन, जो पोर्शन हमारा बीच में आएगा, ये वाला बीच वाला पोर्शन, यही क्या होगा हमारा एच ई, हीट इंजन। बीच में क्या रहेगा हमारा, हीट इंजन लगे रहेगा यहां पे। ओके, अब देखते हैं इसकी क्या करेगा, हीट इंजन क्या करेगा, सोर्स से हीट लेगा। तो सोर्स से वो हीट लेगा, कौन सी हीट लेगा, वो Q1 हीट लेगा। सोर्स से हीट लिया हीट इंजन, सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हीट लेके वो क्या करेगा, हमें कन्वर्ट करके दे देगा किसमें, वर्क के फॉर्म में। जैसे हमारी गाड़ियों का इंजन करता है, वो फ्यूल की एनर्जी को लेता है और हमें क्या देता है, वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब जितनी वो फ्यूल की एनर्जी लिया है, पूरा उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो कुछ हीट को उसको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड लॉ में हम यही चीज पढ़ेंगे कि पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इंपॉसिबल है, लॉसेस होते ही है। जिस कंटेनर में ही, मतलब जिस एपरेटस में ही हम उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे, वही खुद थोड़ा सा गर्म होकर क्या कर देगा, हीट लॉस कर देगा। तो क्या होगा, कुछ हीट को वो क्या करेगा, सिंक में रिजेक्ट कर देगा, और ये कौन सी हीट होगी, Q2 होगी। सेम ऐसी नेमिंग करते हैं, T1 T2 Q1 Q2, ठीक है। ओके, तो यहां पे जो Q1 रहेगा, ये क्या रहेगा, जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो क्या होगा, Q1, जो क्या करेगा, हीट इंजन में एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब क्या, जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, और Q2 क्या होगा हमारा, हीट जो वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। हीट रिजेक्टेड, किसमें रिजेक्ट कर रहा है, सिंक में रिजेक्ट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहां पे हमें ये जो हीट इंजन है, यदि हम इसको एक पॉइंट मान लें और इसके अंदर क्या आ रहा है, देखिए तो इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारा Q1 आ रहा है,
और बाहर क्या निकल रहा है, हमारा W निकल रहा है। ओके, और इधर तरफ से भी क्या निकल रहा है, Q2 निकल रहा है। तो यहाँ पे यदि हम एनालिसिस करेंगे तो अंदर क्या आ रहा है, Q1 इक्वल टू बाहर दो क्या जा रहा है, W प्लस Q2 जा रहा है। तो यहां से यदि हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। इसका मतलब जितनी वो हीट लिया Q1, उसके बाद उतने ही हीट का वो, जितनी हीट लिया उसका वो क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। जितनी बच गई उसको वो क्या किया, सिंक में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि पूरी हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हीट को वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा सिंक में, या कुछ हीट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यदि हम इसको एक नॉर्मल डायग्राम भी बनाना चाहें, ये तो क्या है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम, यदि आप एकदम नॉर्मली बनाना चाहें तो ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा, T1, ये क्या है हमारा सोर्स है, बीच में हमारा क्या रहेगा, इंजन रहेगा, HE हीट इंजन, और नीचे में क्या रहेगा हमारा T2 जो क्या रहेगा, सिंक। तो अब कैसे होगा नॉर्मल डायग्राम में, Q1 हीट लिया वर्किंग सब्सटेंस, उससे क्या मिला हमें, इंजन वर्क डन करके दिया, और जो हीट बच गई उसको वो क्या किया, Q2 को रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल यदि आप एक डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं जल्दी यदि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, ऐसा डायग्राम बनाने से क्या होगा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये क्या है, ये एक बार ऐसा होगा तो वर्क डन मिलेगा, कंटिन्यूअसली ऐसा होते रहेगा तो हमें कंटिन्यूअसली वर्क डन मिलते रहेगा, और क्या रहेगा, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। सेकंड चीज, इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस रहता है वो क्या रहता है, जो अपने इनिशियल पॉइंट में रहता है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वो वापस उसी पॉइंट में आ जाता है। इसका मतलब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है साइक्लिक प्रोसेस में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, इनिशियल और फाइनल वो घूम के कहां आ जाएगा, उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा हीट इंजन। अब यदि हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, ये बताती है कि वो कितना इनपुट लिया और कितना हमें क्या दिया, आउटपुट दिया। इनपुट में वो क्या ले रहा था, हीट ले रहा था, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। तो नॉर्मल यदि हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें तो नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट होता है। मतलब क्या हमें आउटपुट मिला और इनपुट क्या दिए, यहां पे हम आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है। इनपुट हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और कौन सी हीट दे रहे हैं, Q1। इंजन में कौन सी हीट आ रही है, Q1 आ रही है। तो ये क्या होगा, उसी का रेशियो होगा। ओके, डिफाइन करें यदि इसको हम तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन by the heat engine क्या होगा, रेशियो होगा एक वर्क डन का, ऊपर में और नीचे क्या रहेगा, जो उसको हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। तो टू दी आ गया, मतलब नीचे वाली टर्म, टू दी हीट सप्लाइड, या एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब बाय दी, कौन कर रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वर्क डन हमें कौन करके दे रहा है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूल। और यदि हम स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में वर्किंग सब्सटेंस कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वो कोयले की गर्मी से क्या ले रहा है, हीट लेता है, और पिस्टन को वो पुश करता है, तो उसी से क्या मिलता है, हमें वर्क डन मिलता है। ओके, तो एफिशिएंसी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कैसे डिनोट करेंगे इसको, ईटा TH, मतलब थर्मल एफिशिएंसी। आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन। नॉर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट के हम क्या कर रहे हैं, इंजन को इनपुट क्या मिल रही है, वर्किंग सब्सटेंस को इनपुट क्या मिल रही है, Q1 हीट, जो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, किससे, सोर्स से। तो नीचे क्या आ जाएगा, Q1। ओके, अब W की यदि हम वैल्यू देखें तो W क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हमने निकाल लिया Q1 माइनस Q2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, W बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, यही आएगी टर्म। ओके, Q1 को दोनों के नीचे दे देते हैं, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। तो यहां से क्या होगा, Q1 कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा,
1 आ जाएगा, कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ये क्या है, थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। यदि आपको न्यूमेरिकल्स में पूछा कैसे थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है हमें हीट इंजन की, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, मतलब हमें पता होना चाहिए कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस या इंजन ले रहा है और कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब यदि कभी ऐसा केस हुआ कि यदि इंजन सिंक में कोई भी हीट मतलब वो नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा, मतलब जितनी हीट लिया उतने का ये वर्क डन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, जो क्या है पॉसिबल है ही नहीं। कुछ ना कुछ वो हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो देखते हैं फॉर आइडियल इंजन की यदि हम बात करें, यदि हम आइडियल इंजन की बात करें जो जैसा पॉसिबल है ही नहीं ऐसा, तो Q2 उसके इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Q2 हमारा जीरो हो गया, तो ये एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी का, Q2 जीरो हो गया, मतलब 1 माइनस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, या हम बोल सकते हैं 100% एफिशिएंसी आ गई, जो क्या है पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और आगे जाके हम देखेंगे सेकंड लॉ में, तो ये चीज हमें क्या हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी कि ऐसा प्रोसेस हो ही नहीं सकता कि पूरी हीट से पूरा वर्क डन में मिल जाए, जितनी भी हीट इंजन ले रहा है उसका पूरा वो वर्क डन करके दे दे, ऐसा क्या है पॉसिबल है ही नहीं। यही क्या बताएगी हमें आगे जाके सेकंड लॉ बताएगी। तो ये जो 100% एफिशिएंसी आ रही है क्या है, नॉट पॉसिबल, मतलब हीट रिजेक्ट होगी ही, कुछ ना कुछ, नहीं भी हुई तो कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएगी। जितनी भी हीट इंजन ले रहा है उसका वो क्या कर पाएगा, पूरा वर्क डन नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ लॉस्ट हो ही जाता है। तो जो आइडियल इंजन की बात करें जैसा पॉसिबल है ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, Q2 जीरो हो जाएगा, मतलब एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारी 100% आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं। जो हम हमारे ऑटोमोबाइल्स के इंजन होते हैं, नॉर्मल हमारी गाड़ियों के इंजन होते हैं, उसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब जितनी भी हम हीट लेते हैं उसका, जितनी भी हम उसको हीट देते हैं, तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो क्या करती है, जिसका मेन काम क्या है, वर्क प्रोड्यूस करना है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट थर्मल एफिशिएंसी अपनी ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती हैं। तो इसमें हमें थर्मल एफिशिएंसी कितनी मिलती है, मात्र 20%, मतलब जितनी भी हम हीट दे रहे हैं उसका सिर्फ 20% ही हमें क्या मिल पाता है, वर्क डन मिल पाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल हमारी गाड़ियों का हुआ। ऑटो मतलब यहां पे क्या होगा, ये एसआई इंजन की, एसआई इंजन, ऐसा इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। हमारी गाड़ियों में आप देखे होंगे एक स्पार्क प्लग रहता है, और यदि आप पल्सर की बात करें तो उसमें कितने होता है, 2 स्पार्क प्लग रहता है। तो क्या नाम रहता है, डुअल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम नाम रहता है। तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, फ्यूल को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद एक स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क मार के फ्यूल को बर्न करता है, इसलिए हम ऐसे इंजन को क्या बोलते हैं, एसआई इंजन बोलते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन तो क्या है, सारे, क्योंकि सब में क्या होता है, इंटरनली कंबशन होता है। इसका दूसरा कौन होता है, डीजल इंजन। डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसमें जो इग्नाइट होता है वो प्रेशर के कारण ही हो जाता है। डीजल इंजन इतना प्रेशर जनरेट करता है कि वो अपने आप फ्यूल क्या हो जाता है, उसमें इग्नाइट हो जाता है। तो यदि अब हम डीजल इंजन की एफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी मिलती है हमें, 30%, थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और प्लांट्स की बात करें हम, थर्मल पावर प्लांट्स की, पावर प्लांट्स, तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहती है, सबसे ज्यादा मिलती है हमें, कितना, 40% तक मिल जाती है। तो ये क्या है, नॉर्मल हमें क्या रहती है, थर्मल एफिशिएंसी मिलती है, एकदम ज्यादा नहीं रहती, बट हमारे को जो वो वर्क डन मिलता है वही क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। गाड़ी को रन करने के लिए तो एफिशिएंसी उतना मैटर नहीं करती है यहाँ पे, बट जो हमें वर्क मिल रहा है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब यदि हम टाइप्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ हीट इंजन, तो क्या होगा, दो प्रकार के होंगे, एक इंटरनल कंबशन और एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन।
इसमें क्या होता है, जो फ्यूल का कंबशन होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, मतलब सिलेंडर के बाहर होता है। हमारी जितनी भी गाड़ियां होती है उसमें क्या होता है, सब इंटरनली कंबशन होता है, मतलब पिस्टन सिलेंडर के अंदर होता है। इसका एग्जांपल यदि हम देखें तो क्या होगा, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या होता है, स्टीम को हम बाहर गर्म करते हैं कोयले से, उसके बाद उसकी जो प्रेशराइज भाप है, जो हीट है, उसको हम क्या भेजते हैं, पिस्टन सिलेंडर में भेजते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टीम इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। और आज के टाइम में हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। आज के डेट में हम क्या यूज करते हैं, पूरे इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं, जिसको हम आईसी इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन। इसका एग्जांपल देखें तो हमारा नॉर्मल क्या, जो पेट्रोल इंजन हम यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का मतलब जो भी वर्किंग सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, सिलेंडर के अंदर उसका क्या होगा, कंबशन होगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, आउटसाइड में होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा हीट इंजन के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, रेफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, और हीट पंप। ये कैसे होते हैं, ये क्या होता है, जस्ट हीट पंप, जो हीट इंजन रहता है उसका ही क्या करते हैं इन लोग, रिवर्स वर्क करते हैं। सेम जो हीट इंजन की साइकिल है वही होगी, बट वो क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में जब चलने लग जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बोलेंगे। सेम जितने भी हमारे घर के जो फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सब रेफ्रिजरेशन साइकिल में ही वर्क करते हैं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप बोले, दोनों क्या रहती है, सेम चीज ही रहती है, बस इसमें फर्क ये रहता है कि हम अपना सिस्टम किसको मानते हैं, एक डिजायर्ड इफेक्ट से दिखते हैं। यदि हम एक चीज को मानने लग जाए, सेम इसका एग्जांपल कैसा है, जैसे हमारे घर के एयर कंडीशनर्स होते हैं, एक हिस्सा अंदर की तरफ लगे रहता है और दूसरा हिस्सा बाहर की तरफ लगे रहता है। तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से रेफ्रिजरेटर का काम करेगा या एयर कंडीशनिंग का काम करेगा, मतलब ठंडा करेगा। और यदि हम जस्ट उसका अपोजिट कर दें, बाहर वाले हिस्से को अंदर लगा दे और अंदर वाले हिस्से को बाहर लगा दे, तो वो क्या काम करने लग जाएगा, एक प्रकार के हीटर का काम करने लग जाएगा। थोड़ा सा सेटअप उसका चेंज करना पड़ेगा। तो यही क्या होगा, रेफ्रिजरेटर और इसका एग्जांपल होगा, हीट पंप का एग्जांपल होगा। सेम क्या होते हैं, दोनों लगभग सेम होते हैं, बस सिस्टम हम किसको मानते हैं उसका फर्क होता है। देखेंगे डायग्राम से हम। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या है, इज बेसिकली ए हीट इंजन जो क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने लग जाता है, विच वर्क्स बोले या हम बोले रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन। सेम वही साइकिल है, बट वो साइकिल कैसे वर्क करती है, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करती है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होंगे, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। तो देखते हैं फर्स्ट क्या होगा हमारा मेन इसका कंपोनेंट। अब जब सेम हीट इंजन जैसा ही, तो उसी के क्या होंगे, वर्किंग कंपोनेंट्स भी होंगे इसमें। तो सोर्स क्या होगा, फर्स्ट आता है हमारा सोर्स, और ये किस में रहेगा, हायर टेम्परेचर में रहेगा। तो एट हायर टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में T1, क्या रहेगा, ये हमारा हायर टेम्परेचर पे रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, सिंक, वो किस में रहेगा, हमारे लोअर टेम्परेचर में रहेगा, हायर टेम्परेचर। और क्या होगा, एक वर्किंग सब्सटेंस इसमें यूज होगा, इसका वर्किंग सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट्स बोलेंगे इसको, वर्किंग सब्सटेंस।
जैसे हमारे फ्रिज में क्या होती है, गैस होती है, एसी की गैस होती है, कभी खत्म हो जाती है, कार में हम एसी का रेफ्रिजरेंट डलाते हैं, तो वही क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है एक प्रकार का। यहां पे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट्स। अब रेफ्रिजरेंट्स कैसे कैसे होते हैं, वर्किंग सब्सटेंस क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल देखें तो लिक्विड, अमोनिया, और एक क्या होता है, फेरॉन। ये सब क्या होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। पहले के टाइम में हम क्या यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी यूज करते थे, बट क्या हो गया कि उसके कारण क्या होने लग गई, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लग गया, तो इसलिए उन रेफ्रिजरेंट्स को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो आज के डेट में बहुत सारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के, R12, R11, ये सब क्या है, एकदम नॉर्मल रेफ्रिजरेंट्स। लिक्विड अमोनिया वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, यूज होता है, सोर्स हो गया। अब एक और चीज क्या होगा, थर्ड पार्ट इसका, सिंक, जो किस में रहेगा, लोअर टेम्परेचर में रहेगा, एट लोअर टेम्परेचर T2। टेम्परेचर की भी जैसे हम नेमिंग कर रहे हैं, T1 T2, वो भी क्या रहेगी, एकदम लगभग सेम रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो कैसा होगा, सेम हीट इंजन जैसा ही होगा, बस क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ऊपर में एक हॉट रिजर्वायर तो हो गई, हॉट रिजर्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, और सोर्स टेम्परेचर T1। ये हो गया हमारा हॉट रिजर्वायर, और एक सोर्स हो गया। क्या रहती है इनकी, इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी रहती है, मतलब कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कितनी भी अमाउंट ऑफ हीट ले लो अब इनसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नीचे में क्या रहेगा हमारा, कोल्ड रिजर्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक, जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा, T2, और जो क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं होगा, चाहे कितनी भी हीट इसमें दे दी जाए। और इससे सिंक में तो हम क्या करते हैं, जनरली रिजेक्ट करते हैं। अब क्या रहेगा, रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेटर रहेगा कि हीट पंप रहेगा, वो ही डिपेंड करता है कि हम अपने को किसको हम अपना क्या मानेंगे, सिस्टम मानेंगे। ठीक है, देखते हैं, बीच में क्या रहेगा हमारा, यहां पे रेफ्रिजरेटर लगे रहेगा। ये आ गया बीच में अपना रेफ्रिजरेटर। सेम पहले हीट इंजन भी ऐसी था, बाकी पूरा वैसी है। अब क्या होगा, मेन डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस रेफ्रिजरेटर को क्या देंगे, वर्क देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। हीट इंजन को हम देख रहे थे तो उसको क्या कर रहा था, वो हमें वर्क देता था। यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें किसी चीज को ठंडा करना है या गर्म करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। हीट इंजन हमको वर्क देता था हीट के फॉर्म में, तो इसको यदि हम वर्क देंगे तो ये क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वायर से हीट को क्या करेगा, निकालेगा, Q2, और क्या करेगा, सोर्स को हीट देगा। जस्ट अपोजिट वर्क करेगा। हीट इंजन कैसा वर्क कर रहा था, यहां से वो हीट देता था, हीट लेते थे सोर्स से, और वो हमें वर्क डन करके देता और सिंक में रिजेक्ट कर देते थे। ये क्या है, जस्ट उसका रिवर्स वर्क करता है। ये क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकालता है और हॉट रिजर्वायर को क्या देता है, हीट देता है। कैसे ऐसा कर पाता है, क्योंकि हम इसको क्या देते हैं, वर्क देते हैं, इसलिए ऐसा कर पाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ओके, तो अब यदि हम यहां पे एक एनालिसिस करें पॉइंट वाला, यदि हम इस रेफ्रिजरेटर को एक पॉइंट मान लें और देखें क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है, तो Q1 क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, Q2 क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और वर्क भी क्या हो रहा है, हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। यदि हम इस रेफ्रिजरेटर को एक पॉइंट मान ले, तो यहां पे अपना एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ जा रहा है Q1 इक्वल टू Q1 बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कौन आ रहा है, W प्लस Q2। तो यहां से W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q1 माइनस Q2।
मतलब क्या हो रहा है, हीट में जितना हम वर्क दे रहे हैं उसी के हिसाब से क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। Q1 में क्या कर रहा है, वो हीट सप्लाई कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये तो उसका पूरा बेसिक डायग्राम है एक किसका, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का। ये दोनों के लिए लागू हो सकता है। यदि हम सिर्फ रेफ्रिजरेटर का देखें तो हल्का सा वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, अच्छे से टेम्परेचर मेंशन होगा। ठीक है, देखते हैं। अब ये डायग्राम तो एकदम बेसिक डायग्राम है। यदि आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, इससे क्या हो जाएगी, और चीज क्लियर हो जाएगी। ये हो गया हमारा सराउंडिंग, ऊपर वाला रिजर्वायर, और नीचे क्या होगा, स्पेस बीइंग कूल्ड। अब आपको क्या होगी, चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ऊपर वाला क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग, और बीच में क्या लगे रहेगा, यहां पे एक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर में वर्क दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, जहां जो एरिया को हमें ठंडा करना है वहां से वो क्या कर रहा है, हीट निकाल रहा है। क्योंकि ये जो एरिया है, मतलब जो हम देखें कोल्ड रिजर्वायर, यदि इसको हमें ठंडा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हीट निकालनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली, तभी क्या रहेगा, ये एरिया ठंडा रहेगा। तो जितना भी एयर कंडीशनर रहता है, फ्रिज रहता है, वो क्या करता है, एक लिमिटेड स्पेस से क्या करता है, वो ऐसा नहीं बोलते हम कि वो उसको ठंडा करता है, हम बोलते हैं कि उससे वो हीट एक्सट्रैक्ट करते जाता है कंटिन्यू। तो जब हीट निकालते जाएगा तो वो जगह ठंडी होती जाएगी। तो ये जो एरिया रहता है इसी को हमें ठंडा करके रखना पड़ता है। यहां से वो हीट निकालेगा और वो क्या करेगा, सराउंडिंग को हीट दे देगा, कौन सी, Q1। अब ये सराउंडिंग क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब क्या, वातावरण है। तो यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, T इज इक्वल टू TATM, मतलब ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में रहता है। और जो ये जो स्पेस बीइंग कूल्ड है, मतलब जो अंदर का एरिया है, एसी के लिए रूम के अंदर का एरिया, फ्रिज के लिए जो उसका एक छोटा सा स्पेस होता है, ये क्या होगा, कम होगा उससे। T इज लेस देन TATM। यहां पे क्या होगा, जितना भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे क्या रहेगा, वो कम रहेगा, क्योंकि हम इसको वर्क दे रहे हैं, ये यहां से कंटिन्यूअसली हीट निकाले जा रहा है और क्या कर रहा है, सराउंडिंग में दे रहा है। तो एक चीज और देखिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका, वो क्या रहता है, एटमॉस्फेयर जितने ही टेम्परेचर पे रहता है। अब इसको एक और तरीके से कैसे देख सकते हैं, आप एसी देखे होंगे अपने घर में, एसी का एक हिस्सा यहाँ पे लगे रहता है, तो यही क्या है, हमारा रूम है। यहां से क्या करता है, कंटिन्यूअसली एसी हीट निकालते रहता है। और जो उसका दूसरा पार्ट रहता है वो आप देखे होंगे छत के ऊपर लगे रहेगा, या जस्ट स्प्लिट रहता है तो उसके पीछे ही रहता है। तो जब आप पीछे वाले एरिया में जाके देखेंगे तो देखना वहां पे गर्म हवा निकलते रहती है। अब हमेशा देखे होंगे एसी में, ठीक है, तो वही एरिया क्या रहता है, सराउंडिंग रहता है। तो वो क्या करते रहता है, सराउंडिंग में हीट देते रहते हैं। सुनने में थोड़ा सा वो अजीब लगता है कि ठंडे यहां से तो हीट निकाल रहा है, ठीक है, सराउंडिंग में वो क्या दे रहा है, हीट दिए जा रहा है। तो अब एक चीज देख सकते हैं, यदि सराउंडिंग में थोड़े से रूम की यदि हम हीट निकाल के सराउंडिंग में दे देंगे तो क्या सराउंडिंग को कोई फर्क पड़ेगा, उसकी कुछ भी हीट की, उसका टेम्परेचर कुछ भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा भाई, वो तो इन्फिनाइट है सराउंडिंग, उसमें थोड़े से अमाउंट का हीट देंगे तो थोड़ी ना उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं जो रिजर्वायर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटीज के होते हैं। थोड़ी सी भी हीट दे दो, थोड़ी सी भी हीट ले लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर है, जो एरिया ठंडा करना है उससे कंटिन्यूअसली हीट निकालते रहता है। तो ये एरिया है, ये और ठंडे ठंडा ठंडा होते जाता है और यहां से हीट निकालता है। क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि हम उसको वर्क देते हैं, और ये हीट, जो हीट यहां से निकाला है उसको वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में क्या करते जाता है, रिजेक्ट करते जाता है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। सेम जो एसी है हमारे घर का, वो भी सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। स्पेस बीइंग कूल्ड क्या हो जाता है, उसके लिए रूम हो जाता है। और जब आप उसका दूसरा पोर्शन जाके देखेंगे जहां से वो कनेक्टेड है, उधर से गर्म हवा निकलते रहेगी। तो याद रखिए, जहां पे भी यदि उसको हीट रिजेक्ट करना है तो उसका जो एंड, दूसरे एंड का जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रहता है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक प्रकार का रेफ्रिजरेटर हुआ। अब जैसे हम हीट इंजन में थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं कि वो कैसा वर्क कर रहा है, उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में क्या करते हैं, हम सीओपी निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है एक प्रकार से। तो जैसे हीट इंजन में हम क्या करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं, इसमें हम सीओपी निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ये Q2 रहता है, ये क्या है, एक प्रकार का हमारा DE, ये चीज याद रखिएगा, डिजायर्ड इफेक्ट है। हमें क्या डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए, हमें यदि रेफ्रिजरेटर काम कराना है या एसी जैसा काम कराना है तो हमें एक स्पेस चाहिए जो क्या करे, वो ठंडा करे, मतलब इस स्पेस की वो हीट निकालते रहे।
तो यहां पे हमें कौन सा इफेक्ट चाहिए, Q2 निकलते रहे कंटिन्यूअसली। Q1 वो कितना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटमॉस्फेयर में देते रहे, जितनी वो Q2 निकालते रहेगा वो रहेगा। तो रेफ्रिजरेटर के केस में जो Q2 रहता है वही क्या रहता है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये हुआ रेफ्रिजरेटर का। हीट पंप का देखते हैं, और यहां पे हम W तो नॉर्मली लिख ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, हम एनालिसिस तो कर ही लिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर का। ओके, हीट पंप के लिए देखते हैं। अब हीट पंप भी कैसा रहेगा, सेम ऐसी रहेगा, बस उसमें क्या होगा, हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा कि हम किसको मानते हैं। देखते हैं, स्पेस बीइंग हीटेड। हीट पंप बोला जाए तो एक प्रकार से आप सोच सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का हीटर है, जिस स्पेस को हमें हीट करना है। और नीचे क्या रहेगा, यहां पे नीचे में सराउंडिंग रहेगा, सराउंडिंग। ओके, बीच में क्या लगा रहेगा हमारा, हीट पंप, तो एच पी, हीट इंजन को हम क्या ले रहे थे, एच ई, बीच में हमारा हीट पंप लगे रहेगा। अब ये क्या करेगा, सेम वैसे ही वर्क करेगा, इसको हम क्या देंगे, वर्क देंगे, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट निकालेगा Q2, और जहां पे हमें हीट गर्म करना है वहां पे वो क्या देते रहेगा, Q1 हीट देगा। सेम यही। तो अब टेम्परेचर की बात करें, तो यहां पे जिस जिस जगह को हमें हीट करना है उस जगह का टेम्परेचर तो ज्यादा ही रहेगा, T हमेशा बड़ा रहेगा एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से। और यहां पे जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, T इज इक्वल टू TATM, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो अब इस केस में यदि हम बात करें तो इस केस में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये D। तो अब देख सकते हैं ये और रेफ्रिजरेटर देखें, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, बस हम सिस्टम किसको मानते हैं अपना वो इंपॉर्टेंट है। उस समय हम क्या देख रहे थे, Q2 चाहिए था हमें मेन, कि वो Q2 निकाले, एक जगह क्या हो, ठंडी होते रहे, रेफ्रिजरेटर के केस में। हीट पंप के केस में देखें तो एक स्पेस को हमें क्या करना है, हीट करना है। सेम वही एग्जांपल, एसी का जो बाहर वाला डब्बा है उसको अंदर लगा दे और अंदर वाले को बाहर लगा दे, तो वो क्या करने लग जाएगा, उल्टा हीट करने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, बट क्या है, ये एक प्रकार का अच्छा एग्जांपल है। तो हीट पंप क्या करता है, एक जगह को हमें क्या करना है, हीट करना है, मतलब एक प्रकार से हीटर का काम करेगा। यहां पे क्या करते जाएगा, कंटिन्यूअसली वो हीट देते जाएगा। क्यों, क्योंकि हम उसको वर्क दे रहे हैं, और वो हीट निकालेगा कहां से, सराउंडिंग से निकालेगा, जहां का टेम्परेचर क्या है, TATM। तो ये दोनों एक प्रकार के क्या हुए, रिजर्वायर ही हुए, इसमें वो दे जा रहा है कंटिन्यूअसली हीट, और सराउंडिंग से वो क्या कर रहा है, निकाले जा रहा है। ठीक है, तो सीओपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की, तो उसमें ऊपर में यही रहता है कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या है। रेफ्रिजरेटर रहेगा तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q2 रहेगा, हीट पंप रहा तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या रहेगा, Q1 रहेगा। ओके, तो ये था हमारा रेफ्रिजरेटर। ये क्या होता है, और ठंडा होते जाता है यदि हम उसको और वर्क देते जाएंगे, और एक टाइम में हम मेंटेन भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूअसली होता है तो साइकिल के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कैसा वर्क करता है, मतलब क्या क्या हमने थर्मोडायनेमिक पूरे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो चीज के बारे में देखते हैं। यहां बोले रेफ्रिजरेटर तो 4 मेन प्रोसेस होंगे, क्योंकि साइकिल है, 4 प्रोसेस से क्या होगी, वो कंप्लीट होगी। 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, 2 एक्सपांशन और 2 कंप्रेशन प्रोसेस होते हैं। ऐसा मतलब ये एक आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, एक एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। तो इसी के बारे में देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या होगा, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो प्रोसेस विच वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। अब ये सब काम कौन करता है, रेफ्रिजरेंट करता है। हीट लेने का काम रूम से, यदि रेफ्रिजरेटर है तो हीट रूम से निकालने का काम, और बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम, ये कौन करता है, ये पूरा काम रेफ्रिजरेंट करता है। तो वो कैसे कैसे प्रोसेस से जाता है वो चीज देखते हैं, तो आपको क्या होगा और समझ में आएगा। वर्किंग सब्सटेंस फॉलोज, प्रोसेस देखते हैं जो क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस हमारा क्या करता है, फॉलो करता है। किसके लिए हम देख रहे हैं, रेफ्रिजरेशन के लिए, और बोले
रेफ्रिजरेटर, या जैसे हम बोलते हैं हमारे घर का जो क्या रहता है, फ्रिज रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, अब ये क्या है, ये एक साइकिल है 4 प्रोसेस की, ठीक है। तो आप किसी को भी पहला मान सकते हैं, एक साइकिल में हम कैसे किसी का एंड पॉइंट मतलब और स्टार्ट पॉइंट बता नहीं सकते, तो 4 में से आप कोई भी एक प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यदि आप बताएं कि क्या क्या प्रोसेस इसमें हो रहा है, किसी से भी एक शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम में आप उसको देखेंगे तो वो आपको एकदम आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट हम अपना प्रोसेस लेते हैं। फर्स्ट हमारा होगा गैस। गैस मतलब क्या, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांड्स एडियाबैटिकली। अब क्या है, सारे वर्ड्स का क्या होगा यहां पे मीन होगा, क्योंकि हम पूरा प्रीवियसली अच्छे से पढ़ के आए हैं कि क्या क्या वर्ड्स होता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। प्रोसेस है पूरा, एक बार चारों प्रोसेस देखे तो आप क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। स्टार्टिंग से समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो एक क्या होता है, एक एक्सपांशन वॉल्व होती है इसमें, पूरे एक सिस्टम में, उसमें क्या होता है, एक्सपैंड होती है गैस। गैस मतलब क्या, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो, ठीक है। तो अब इस वर्ड से देखते हैं कि क्या क्या हमें समझ में आएगा। वर्किंग सब्सटेंस कौन है, हमारा रेफ्रिजरेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है। एक्सपांड होगी इसका मतलब क्या होगा, फैलेगा वो, ठीक है। फैलेगा इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम होगा। पहले प्रेशर ज्यादा है, एक्सपांड हो रहा है। कोई भी चीज एक्सपांड होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल। तो जो गैस है वो कैसे जाएगी, पहले हाई प्रेशर पे रहेगी, हाई प्रेशर से वो क्या होगी, लो प्रेशर में चली जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांड होगी कोई भी चीज, तो जब एक्सपांड हो रही है तो पहले उसका प्रेशर ज्यादा होगा। एक्सपांड होने के बाद जब वो पूरा फैल जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस हमारा रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो एक्सपांशन से हमें ये समझ में आया, ठीक है, एक्सपांड हो रही है। सेकंड क्या है, एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। ये चीज हम पूरा पढ़ के आए। इसका मतलब डेल क्यू जीरो होगा। डेल क्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ यदि हम देखें, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा। तो डेल डब्ल्यू को इधर ले लेते। अब क्या है, एक्सपांशन है, तो एक्सपांशन का मतलब ही क्या है कि कोई चीज फैल रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। और वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू हो जाएगा। कैसे, इसको हम देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ हमारी क्या होती है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मतलब हम किसी को भी सिस्टम को हीट देते हैं तो या तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा या हमें वर्क डन करके देगा, या दोनों कर सकता है वो, ठीक है। तो जब डेल क्यू जीरो हो जा रहा है तो ये जीरो हो जाएगा। डेल डब्ल्यू को हमें पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि एक्सपांशन है, पॉजिटिव वर्क मिलेगा। जब सिस्टम वर्क करके देता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। कोई भी चीज एक्सपांड होती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वर्क डन पॉजिटिव मिलता है। तो डेल यू को हम इधर भेजते हैं, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू हो जाएगा। इसका मतलब जितना वो एक्सपांड हो रहा है उसके कारण क्या हो जाएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, माइनस है। तो उस प्रोसेस में क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है किसी की, इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये चीज हमें समझ में आए कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू हो जाएगा। मतलब एक्सपांड हो रहा है, जितना वो फैलेगा उसके कारण क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो वो किसका होती है, सीधा फंक्शन होती है टेम्परेचर का। यदि हम आइडियल गैस के बारे में बात करें या और नहीं बात करेंगे तो वॉल्यूम का भी फंक्शन होगी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही तो क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर जो है उसका क्या हो जाएगा। मैं आपको ग्राफ में भी पूरा ये डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा उसका, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है यहाँ, तो टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो जो गैस है वो गैस क्या करेगी, ठंडी हो जाएगी। मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और हल्का सा उसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, पूरा गैस नहीं रहेगा वो। एंड कन्वर्ट इन वेपर लिक्विड स्टेट।
स्टेट बोले या हम क्या बोल सकते हैं उसको, मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो एक प्रोसेस ये हुआ, गैस क्या हुई, एडियाबेटिकली एक्सपांड हुई। तो आप देख सकते हैं एडियाबेटिक एक्सपांशन हुआ गैस का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आया, एक तो उसका प्रेशर कम हो गया, दूसरा डेल क्यू जीरो है तो इंटरनल एनर्जी कम हो गई उसकी, इंटरनल एनर्जी कम हुई तो टेम्परेचर कम हो गया उसका। अब जब टेम्परेचर उसका कम हुआ तो गैस क्या होने लग गई, हल्का सा उसमें क्या आने लग गया, मॉइस्चर बनने लग गया, मतलब पानी बनने लग गई गैस। तो जो गैस है वो ठंडी हुई और ठंडी होकर क्या बन गई, वो वेपर लिक्विड स्टेट में आ गई। ठीक है, एक प्रोसेस हमें समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा, ये वाला कौन सा था हमारा, एडियाबेटिक एक्सपांशन था। एक प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट आइसोथर्मल। पहले आप ये समझिए कि एक एक प्रोसेस में हो क्या रहा है, फिर हम इसको पूरा कनेक्ट कर लेंगे कि कैसा होता है। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मली हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मतलब ही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जरूर फेस चेंज होगा, कहीं पे हीट का लेन देन हो रहा है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर फेस चेंज हो रहा होगा, बिल्कुल। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन, इसको हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आइसोथर्मल हीट एडिशन का दूसरा नाम हम यहाँ पे बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, तो एक समझ में आया हमको, दूसरा देख रहे हैं। अब आइसोथर्मल क्या हो रहा है, यहां पे एक्सपांशन हो रहा है। तो दो एक्सपांशन होंगे, पहले हमने एक एडियाबेटिक एक्सपांशन देख लिया, अब आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब यहां पे क्या होगा, ये वाला जो प्रोसेस होगा, इस समय रेफ्रिजरेंट कहां पे आएगा, सिंक के पास आएगा। तो जो Q2 हीट है वो Q2 फ्रॉम सिंक, जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कहां से करेगा, हीट एडिशन हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस में, मतलब जो भी है। तो जो वो हीट ऐड करेगा वो क्या हुआ, इधर पे आया, या हम इसमें बोले या ये डायग्राम से बोले तो एक एक्सपांड होगी, वो इधर आया, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। अब जिस एरिया को ठंडा करना है, उस एरिया की हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, वही जो वर्किंग फ्लूइड है, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है वो। और अभी वो कौन से फेज में, हम देख चुके हैं, यहां से एक फेज होके वो आ गया है, अब वो यहां पे आया, तो रूम की वो गर्मी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मगर बिना अपना टेम्परेचर चेंज किए, बिना अपना टेम्परेचर चेंज किए वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो और क्या होगा, साथ ही साथ वो एक्सपांड भी हो रहा होगा। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन मतलब हीट ऐड होगी उसमें, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से एक्सपांड होगा। और वो कौन सी हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q2 सिंक से, मतलब जिस एरिया को हमें क्या करना है, ठंडा करना है। रेफ्रिजरेटर के हिसाब से देखें तो ये एरिया में, मतलब अब वर्किंग फ्लूइड इधर आया है, एसी के पास आया है, अब वो यहां से क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। और कैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा, आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा, और वो पूरी हीट को क्या लगा देगा, अपने फेस चेंज में लगा देगा। ठीक है, तो जब उसका पहले क्या था, इसके पहले वाले कौन से स्टेट में था, वो वेपर और लिक्विड स्टेट में था, पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा उसका फेज चेंज हो जाएगा, मतलब वो कुछ एक फेज में रहेगा, फेज चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जो लिक्विड वेपर है वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जो भी उसमें पानी का कंटेंट था, वेपर का कंटेंट था, वो क्या हो जाएगा, पूरा वेपर में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल एक्सपांशन कैसे होगा, इसके बारे में देखते हैं। आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, डेल यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी यहाँ पे, जीरो होगी। मतलब पूरा क्या है, हीट और वर्क का ही खेल है। हीट क्या हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है। अब जब डेल यू जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से देखते हैं क्या हो जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये हमारी फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स की। डेल यू हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो डेल क्यू है वो किसके बराबर हो जा रहा है, डेल डब्ल्यू के बराबर हो जा रहा है। अब साइन से हमें समझ में आएगा कि क्या हीट एडिशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब हीट ऐड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और हीट रिजेक्ट करेगा तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो डेल क्यू क्या है, ये तो पॉजिटिव है, हमें पता चल गया क्योंकि हीट एडिशन हो रहा है। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो डेल डब्ल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, वर्क भी मिल सकता था ऐसे प्रोसेस से,
ठीक है, बट वहां पे हम उसका मेन काम क्या है, हीट एब्जॉर्ब करना वहां पे मेन काम है। तो इसीलिए क्या होगा, डेल डब्ल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा। डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एक्सपांड हो रही होगी गैस। इसीलिए आइसोथर्मल हीट एडिशन मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, क्योंकि डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे गैस क्या हो रही होगी, एक्सपैंड हो रही होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा वो कैसे स्टेट में रहेगा, गैस और वेपर के स्टेट में रहेगा, सिंक में आएगा, जिस एरिया को मतलब रेफ्रिजरेंट यहां पे फ्लो करके आएगा, इस एरिया से क्या कर लेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा आइसोथर्मली। तो उसका क्या हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, वो पूरा वेपर बन जाएगा, एक्सपैंड कर देगा थोड़ा सा, और फिर क्या जाएगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस हमें समझ में आया। सेकंड क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल हीट एडिशन। ओके, तो दो एक्सपांशन प्रोसेस हो गए, अब क्या होगा, दो कंप्रेशन के प्रोसेस होंगे। थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रोसेस क्या होगा हमारा, एडियाबैटिक एडियाबैटिक। पहले एक एक प्रोसेस में समझ लेते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, अब दो एक्सपांशन हो गए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के, अब दो कंप्रेशन होंगे, एक एडियाबैटिक का होगा, एक आइसोथर्मल का होगा। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ गैस। गैस क्यों, क्योंकि प्रीवियस स्टेट में वो क्या कर लिया है, अपना फेस चेंज कर लिया है, थोड़ा बहुत जो उसमें मिक्सचर था वो पूरा अपने आप को वेपर बना लिया है। वेपर मतलब क्या, गैस, और तभी तो वो हीट एब्जॉर्ब करके अपना फेस चेंज किया। तो अब वो किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो अब उसको हम क्या करेंगे, एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, एडियाबैटिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का मतलब क्या होगा, डेल क्यू इक्वल टू 0 होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। एडियाबैटिक का मतलब ये है, उसके अंदर भले कोई भी चेंज हो, बाहर के साथ कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो जब डेल क्यू 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखते हैं। और सेकंड चीज क्या है, कंप्रेशन है यहां पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल क्यू 0 हो गया, कंप्रेशन है मतलब हमें डेल डब्ल्यू माइनस मिलेगा, माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल यू, ये आएगा एक्सप्रेशन। इसको हम बना के भी देख सकते हैं कैसे, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू 0 हो गया, सॉरी डेल क्यू 0 होगा इसमें। ठीक है, डेल क्यू क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, डेल क्यू हमारा 0 हो गया। तो ये इधर 0 बचा, और यहां पे क्या है, डेल यू माइनस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू को इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू। अब माइनस डेल डब्ल्यू का मतलब क्या है, कि वॉल्यूम कम हो रहा होगा, वॉल्यूम कम होने का मतलब ही क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, अब जब यहां पे इसका कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जब ये नेगेटिव है तो डेल यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेस करेंगे उसको एडियाबैटिकली। तो बिल्कुल, क्योंकि डेल यू की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है वहां पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल, और टेम्परेचर कहां तक इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो होगा, पता चल गया, क्योंकि डेल यू इंक्रीज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर इंक्रीज कहां तक इंक्रीज होगा, अप टू सराउंडिंग। इसका मतलब वो कहां पे आ गया, टेम्परेचर कहां तक इंक्रीज होगा, उसका सराउंडिंग तक, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, कंप्रेस कर रहे हैं हम गैस को अब। तो इसका मतलब कहां पे आ गया वो, यदि हम डायग्राम में देखें तो वो आ गया इस जगह में हमारा, सराउंडिंग तक उसको क्या करना है, अपना टेम्परेचर करना है। तो रेफ्रिजरेंट कहां पे आ गया, सराउंडिंग में आ गया, और फर्स्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी नोट करने के लिए, कि जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो P है, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब क्या, एक पहले लिख दिया हमने, एडियाबैटिक कंप्रेशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तीन प्रोसेस हमें क्या हुआ, समझ में आया कि होगा क्या। फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ कौन सा होगा, एडियाबैटिक हो गया, अब फोर्थ आएगा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन।
आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब क्या होगा? एक आइसोथर्मल प्रोसेस में उसने हीट क्या किया है? ऐड किया है। तो अगले आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या करेगा? हीट को वो क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट नाम से ही हमें समझ में आ रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या? जो डेल यू होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी इस प्रोसेस की? जीरो होगी। ओके, तो अब यदि हम फर्स्ट लॉ से देखें तो इंटरनल एनर्जी का जीरो हो जाएगा। और क्या है? कंप्रेशन है, तो हमें क्या चाहिए? डेल डब्ल्यू माइनस चाहिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल क्यू। ये क्या आएगी? कंडीशन आएगी। ठीक है, इस कंडीशन को बनाते हैं हम। क्या होती फर्स्ट लॉ? डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये आ रही है हमारी टर्म। अब क्या हो रहा है? ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हो जा रहा है जीरो। दोनों पॉजिटिव है। अब यदि मैं एक को नेगेटिव करता हूं तो अगला भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब माइनस डेल क्यू बाई माइनस डेल डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, तो डेल क्यू भी क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या करेगा? हीट रिजेक्ट करेगा, हीट रिलीज्ड। इसके पहले वाला क्या हो रहा था? आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा था, जो प्रोसेस हो रहा था। तो वहां पे क्या हो रहा था? हीट एडिशन हो रहा था। आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। यहां पे क्या हो रही थी? एक्सपांड हो रहा था, तो हीट क्या कर रहा था? वो ऐड मतलब एक्सेप्ट कर रहा था, सप्लाई हो रही थी उसको हीट। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा था। यहां पे क्या हो रहा है? कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? जितना हम उसमें वर्क डन करेंगे उतनी वो क्या कर देगा? अपनी हीट को रिलीज कर देगा वहां से। तो इस केस में क्या होगा? हमारी वो हीट को वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। ओके, और कहां रिलीज करेगा? सराउंडिंग में ही रिलीज करेगा, जो सेम हमने अपना स्टेप देखा था। मतलब ये आ गया ये अपने इस पॉइंट। डायग्राम में देखें तो यहां पे आ गया, सराउंडिंग में वो क्या करेगा? हीट को अब रिलीज कर देगा। कौन सी हीट रिलीज करेगा? Q1। तो ये आ गया हमारा फाइनल पॉइंट उसका। ठीक है, कौन सी वो हीट रिलीज करेगा? Q1। Q1 हीट को वो रिलीज कर देगा। किसमें रिलीज करेगा? टू सराउंडिंग। हीट रिलीज टू द सराउंडिंग एंड रिटर्न टू इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि क्या है? ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। अब एक और चीज हम देखते हैं, जब हमने पहला प्रोसेस लिया था उसमें हमने क्या लिया था? प्रेशर ज्यादा लिया था। फर्स्ट गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली, तो हमने क्या लिया था? हाई प्रेशर से शुरू किया था। अब एट द एंड यदि हम देखें 4 प्रोसेस के बाद, तो क्या हो जा रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एट द एंड क्या हो जाएगा? फाइनली जो हमने जो फर्स्ट जो स्टेप शुरू किया था उसमें क्या है? प्रेशर ज्यादा है। तो देखो यहां से इसके एंड में क्या आ रहा है? हमें प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। तो वो क्या आ जाएगा? वापिस उसी पॉइंट में आ जाएगा जैसे हमने पहला शुरू किया था। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? चारों प्रोसेस हमने समझ लिया। अब पीवी डायग्राम में देखते हैं तो क्या हो जाएगा और हमें क्लियर हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम। ठीक है, दो क्या होंगे हमारे? दो होंगे हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये होता है आइसोथर्म लाइन पीवी डायग्राम में, और दूसरा आइसोथर्म क्या हो जाएगा? ये। और दो आइसोथर्म के बीच में कैसा कनेक्ट होता है? एडियाबैटिक से वो कनेक्ट होता है। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस हो जाएगा हमारा? एडियाबैटिक। ये और ये हमारा एडियाबैटिक। ठीक है, अब यहां पे हम पूरा चीज लिख सकते हैं आसानी से। दो ऑरेंज वाला आइसोथर्मल है, तो यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा ये दोनों प्रोसेस में, T इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब एरो देते हैं, तो एरो से क्या हो जाएगा? हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो ये हमने कहां से शुरू किया था? यहां से। तो नेमिंग कर देते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमने शुरू किया, साइकिल है, किसी भी एक से चालू कर सकते हैं, A B C D। फर्स्ट हमने क्या प्रोसेस देखा था? एडियाबैटिक एक्सपांशन हमने देखा था, यहीं से हमने शुरू किया है। बिल्कुल देख लेते हैं, फर्स्ट वाला हमने क्या लिया था? गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली। पहले हमने एडियाबेटिकली एक्सपांशन से ही शुरू किया था,
तो यही क्या आ गया, यही वाला स्टेप हमारा। फर्स्ट क्या है, ए बी हमारा क्या रहेगा, ब्लू वाली कौन सी लाइन है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैट बोलते हैं, क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करती है। तो यहां पे हमें क्या कर रहे थे, एक्सपांड कर रहे थे। तो यहां पे जो हमें वर्क डन मिला था वो कैसा मिला था, पॉजिटिव मिला था, क्योंकि एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे टीसी, तो यहां पे क्या होगा, ये क्या है, एक प्रकार का आइसोथर्मल है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है, ऊपर वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा था तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, हीट ऐड हो रही थी रेफ्रिजरेंट में। क्यों क्या था, हमारा पॉजिटिव था। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन था, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमें वर्क डन कितना मिला है, नेगेटिव मिला है, बिल्कुल। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस था, ये हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वो क्या कर रहा था, हीट को वो रिलीज कर रहा था। तो यहाँ पे हमें हीट क्या मिली थी, नेगेटिव मिली थी। तो यही 4 प्रोसेस हमने देखे हैं अब भी, जो हमने डिटेल में पढ़े। अब आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो यही क्या है, यही प्रोसेस क्या होता है, रेफ्रिजरेंट साइकिल क्या करती है, फॉलो करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि कैसे हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं, रेफ्रिजरेंट और हीट पंप। इसका मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। जैसे हम हीट इंजन की क्या निकालते हैं, थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं, इसकी हम सीओपी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दो चीज से डिनोट कर सकते हैं। बुक्स में आप देखेंगे तो आपको वो बीटा से डिनोट कराता है, आप इसको सीओपी से भी डिनोट कर सकते हैं, या बीटा, जिससे चाहे उससे, सीओपी या स्लैश बीटा, दोनों से डिनोट कर सकते हैं। हम किससे डिनोट करेंगे, सीओपी से डिनोट कर लेंगे। आप बीटा से भी कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग वही है, बस आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। अब सीओपी का डेफिनेशन आप बुक्स में देखेंगे तो वो आपको एक ही बताएगा, Q2 के टर्म में ही बताएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट में डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, हमारा Q2 था। हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, Q1 था। तो सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क डन। क्या हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, मतलब वही तो हमारा आउटपुट है। और इनपुट क्या कर रहे हैं, हम वर्क इनपुट कर रहे हैं, तो इसमें वर्क नीचे आएगा। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, इट इज दी रेशियो ऑफ heat extracted it is the ratio of heat extracted। फर्स्ट यहां पे आप ये चीज समझ सकते हैं कि हीट एक्सट्रैक्टेड बोल दिया ना, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि यहां पे कैसा है, सेटअप कैसा है कि वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आर, मतलब ये डेफिनेशन जो हम लिखेंगे, ये किसके लिए होगा, हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए होगा। हीट एक्सट्रैक्टेड तो ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेटर के लिए। और यदि हम एकदम सही टर्म बोले ना, तो ये रेशियो किसका होता है, डिजायर्ड इफेक्ट का होता है। डिजायर्ड इफेक्ट होता है ओरिजिनली, बट आपको बुक्स में ऐसा मिलेगा। सही तरीके से देखा जाए, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन सीओपी का क्या है, तो वो क्या होता है, ऊपर में उसमें डिजायर्ड इफेक्ट आता है, नीचे वर्क डन। तो डिजायर्ड इफेक्ट दोनों के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिजायर्ड इफेक्ट कैसे, जैसे मैंने आपको वहां पे नोट कराया है, देखते हैं उसमें डायग्राम में। फर्स्ट, यदि रेफ्रिजरेटर रहा तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या रहता है, हमारा Q2 रहता है। और यदि हीट पंप रहा तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा Q1 हो जाएगा। तो अभी जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं वो किसका लिख रहे हैं, सीओपी का, रेफ्रिजरेशन के लिए लिख रहे हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब बोल सकते हैं डिजायर्ड इफेक्ट, दोनों का वही मतलब होगा, फ्रॉम दी कोल्ड बॉडी, from the cold body to the work needed। कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी, वर्क needed to transfer it to the
हॉट बॉडी। ये क्या है इसका डेफिनेशन सीओपी का। मगर ये डेफिनेशन किसके हिसाब से? रेफ्रिजरेटर के हिसाब से। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा? हीट एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या? डिजायर्ड इफेक्ट। देखते हैं और क्या है, आगे का भी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम दी कोल्ड बॉडी, ठंडी बॉडी से वो कितनी हीट निकाल रहा है बोला, टू द वर्क नीडेड टू ट्रांसफर इट टू दी हॉट बॉडी। कितना वर्क चाहिए ठंडी बॉडी से हीट निकाल के उसे हॉट बॉडी में देने के लिए। देखते हैं, तो ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। कितना वर्क हमें चाहिए? स्पेस बीइंग कूल, ठंडी बॉडी से हीट निकाल के उसे हॉट बॉडी, सराउंडिंग तो ज्यादा गर्म होगा एज कंपेयर टू ये, तो ठंडी बॉडी से हीट निकाल के कितना वर्क हमें चाहिए कि उस बॉडी को हम हॉट बॉडी को वो हीट दे सके। कोल्ड बॉडी से हीट निकाल के हम हॉट बॉडी को दे सकें, उसके लिए हमें कितना वर्क चाहिए। यही क्या बोल रहा है सीओपी का डेफिनेशन हमारा। और क्या होता है? यही होता है। सही तरीके से बोला जाए एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में तो वो क्या होगा? रेशियो होगा किसका? डिजायर्ड इफेक्ट का। क्या डिजायर्ड इफेक्ट है? और टू दी वर्क। तो ये एक डेफिनेशन हुआ। एक और देखते हैं, ये डेफिनेशन किसके हिसाब से हुआ? एक प्रकार से रेफ्रिजरेटर के हिसाब से हुआ। दूसरा देखते हैं हीट पंप के हिसाब से। तो रेशियो ऑफ हीट गिवन अब यहां पे क्या बोल दिया हमने? हीट एक्सट्रैक्टेड बोले थे, यहां पे क्या आ गया? हीट गिवन आ गया। हीट गिवन आया, इसका मतलब क्या है? ये हीट पंप के लिए होगा, ये वाला डेफिनेशन। हीट गिवन टू स्पेस बीइंग heated, space being heated to the work needed to extract it from, कहां से एक्सट्रैक्ट करता है हीट पंप? सराउंडिंग से। क्या करता है वो? सराउंडिंग से एक्सपेक्ट करता है। तो रेशियो ऑफ हीट गिवन टू द स्पेस बीइंग हीटेड टू द वर्क नीडेड टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम सराउंडिंग। डायग्राम देखते हैं। तो क्या होगा? रेशियो, यहां पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा? Q1 है। तो क्या होगा? रेशियो, कितनी हीट हमें चाहिए, जो हमें क्या देना है, जिस एरिया को हमें गर्म करना है वहां पे हमें कितनी हीट चाहिए, कितना डिवाइड बाय क्या होगा? वर्क डन। जो वर्क डन चाहिए, ताकि कितना वर्क हमें लगेगा ताकि वही हीट वो सराउंडिंग से निकाल के जिस जगह हमें गर्म करना है वो दे पाए। तो सही तरीके से बोला जाए तो सीओपी का डेफिनेशन क्या होगा? रेशियो होगा वो किसका? डिजायर्ड इफेक्ट का। रेफ्रिजरेटर रहा तो Q2 डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, हीट पंप रहा तो Q1 डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा टू दी वर्क डन। सिंपल सी बात। तो ये क्या होगा? दो आपके डेफिनेशन होगा जो आपके लिखने के लिए काम आएंगे। ठीक है, एक में वो रहता है। तो यदि हम नॉर्मल देखें तो क्या हो जाएगा? सीओपी इक्वल टू, सीओपी और बीटा आप दोनों से डिनोट कर सकते हैं। हम सीओपी लिखते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको भी ले लेते हैं, स्लैश हम यहां इसको बीटा भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा? रेशियो होगा किसका? डिजायर्ड इफेक्ट। कि कैसा डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए हमें? किसी जगह को ठंडा करना है कि गर्म करना है, क्योंकि दोनों तो एक ही मशीन है। बाई वर्क डन, क्योंकि एक प्रकार से आउटपुट क्या है? हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट यदि हम बात करें सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर में हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा? Q2, क्योंकि हमें क्या करना है? सिंक को ठंडा करना है उसमें। और नीचे क्या आ जाएगा? वर्क डन। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखें किसकी? हीट पंप की सीओपी देखें। सीओपी हीट पंप की एचपी। तो इसमें क्या होता है हमारा डिजायर्ड इफेक्ट? इसमें Q1 होता है, जो हीट हम ऊपर देते रहते हैं, नीचे क्या आएगा? वर्क डन। तो दोनों के हिसाब से चेंज होता है। आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में ज्यादा पूछेगा तो आप Q2 यहां पे क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपना एनालिसिस लिख सकते हैं। W क्या होगा? Q1 माइनस Q2, दोनों में होगा। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं? Q1 बाई
Q1 माइनस Q2, यही होती सीओपी रेफ्रिजरेटर की। और हीट पंप की भी क्या हो जाएगी, यहां पे क्या था, ऊपर में Q2 था, ये होगा Q2, और यहां पे क्या हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। ये क्या हो जाएगा, दोनों का फॉर्मूला, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की दोनों की सीओपी का। अब यदि हम एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, जैसे सेम हमने उसमें देखा, किसमें, एक परफेक्ट हीट इंजन के बारे में देखा। नेक्स्ट यदि हम वैसे ही परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर बोले या एक प्रकार से क्या बोले, आइडियल रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो उसको कोई वर्क की जरूरत नहीं है सिंक से हीट निकाल के सोर्स में देने के लिए। परफेक्ट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, सुन के ही वो लग रहा है कि बिना वर्क डन किए कोई कैसे किससे हीट निकाल लेगा। मतलब एसी को आपको पावर देना ही नहीं है, वो अपने आप रूम की हीट निकालेगा और बाहर छोड़ने लग जाएगा और रूम ठंडा करने लग जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यदि हम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें क्या होता है, वर्क डन हमें 0 लगता है, डब्ल्यू की कोई जरूरत ही नहीं। तो जब वर्क डन 0 हो जाएगा, हमने एनालिसिस देखा है कैसा कैसा रहता है, रेफ्रिजरेटर को हम क्या देते हैं, वर्क देते हैं, तो वो क्या करता है, यहां से सिंक को ही ठंडा करना हमारा मेन काम रहता है, यहां से हीट निकालता है वो Q2, और ऊपर सोर्स में हमारा, सोर्स में हीट देता है क्या, Q1। यहां से हम एनालिसिस करते हैं तो क्या है, Q2 प्लस W इक्वल टू Q1 होता है, ठीक है। अब यदि W 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू Q1 हो जाएगा। मतलब जितनी वो हीट निकाल रहा है उतनी वो क्या दे रहा है, बाहर दे रहा है। तो जब W इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम सीओपी के बारे में देखें तो सीओपी किसकी बात कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। ऊपर में क्या आएगा, Q2 हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रहता है, नीचे क्या है, Q1 माइनस Q2, यही रहता है। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, Q1 माइनस Q2 ही रहता है, ऊपर Q2, ये दोनों हमारे बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q2 बाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तो बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, सीओपी कितनी आ गई हमारी, इन्फिनाइट आ गई। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सीओपी इन्फिनाइट आ ही नहीं सकती। इसका मतलब वो बिना कुछ वर्क लिए क्या कर रहा है, हीट निकाल के दे रहा है। और यदि हीट पंप होता तो उसमें Q1 आ जाएगा, तो बिना कोई वर्क लिए वो क्या करेगा, किसी भी जगह को गर्म करने लग जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए परफेक्ट रेफ्रिजरेटर हम बना ही नहीं सकते, जितना कम से कम वर्क में वो अच्छा काम कर पाए चलेगा, मगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज क्या है हमारी, नॉट पॉसिबल। मतलब बिना वर्क लिए तो वो ना तो हीट, बिना वर्क लिए तो वो रूम को ठंडा कर ही नहीं सकता। ऑब्वियस ही बात है, एसी को भी और फ्रिज को भी हमें पावर से कनेक्ट करना पड़ता है, वर्क ही नहीं देंगे उसमें तो वो काम कैसे करेगा, हीट को निकालेगा कैसे। ओके, अब एक और टॉपिक देखते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में हम रिलेशन देखेंगे, ईटा टीएच, मतलब हीट पंप की थर्मल एफिशिएंसी एंड सीओपी के बीच में, या हम बोले बीटा, सीओपी मतलब बीटा। ओके, तो देखते हैं सीओपी किसकी देख रहे हैं हम, रेफ्रिजरेंट की देख रहे हैं, इसलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट Q2 लिखेंगे, नीचे क्या होता है, Q1 माइनस Q2 होता है। ओके, ये चीज होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे Q1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे एक्सप्रेशन बनेगा देखते हैं, Q1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कैसे एक्सप्रेशन बन जाएगा, Q2 बाई Q1, ये Q2 के नीचे क्या आ जाएगा, Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। दोनों के नीचे Q1 Q1 ला दिए, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, Q1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि सर आप तो दोनों के नीचे Q1 लिख दिए, तो ऐसा नहीं, यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे रिजॉल्व करके तो आपको वही चीज मिलेगी, Q2 बाई क्या है, Q1 है, ठीक है। नीचे वाली चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है तो उल्टा हो जाती है, तो मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो Q1 बाई Q1 माइनस Q2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऊपर नीचे था, Q1 से मल्टीप्लाई और क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड ही तो कर रहे हैं, यहाँ पे Q1 से मल्टीप्लाई और क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं।
तो ये क्या है, एक प्रकार से वो ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम थर्मल एफिशिएंसी का हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था। अब भी हमने पढ़ा है थर्मल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या आया था, 1 माइनस Q2 बाई Q1। किसकी थर्मल एफिशिएंसी है ये, हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी है, और यही निकाला था हमने एक्सप्रेशन। बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यदि ये Q2 Q1 को मैं इधर ले लूं और इसको इधर ले लूं तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, Q2 बाई Q1 इक्वल टू 1 माइनस थर्मल एफिशिएंसी इधर आ जाएगा, ईटा TH, यही आएगा एक्सप्रेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये वाले को, इसी को। तो क्या हो जाएगा, COP इक्वल टू, ऊपर में Q2 बाई Q1 रहन देते हैं, नीचे क्या आएगा, ये Q1 दोनों के पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है, यही आएगा, ये Q1 Q1 कट के 1 हो जाएगा, तो सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या, Q2 बाई Q1 डिवाइड बाय 1 माइनस Q2 बाई Q1, ये आएगा एक्सप्रेशन। बिल्कुल, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो इक्वल टू Q2 बाई Q1 की वैल्यू क्या है, Q2 बाई Q1 की वैल्यू है 1 माइनस थर्मल एफिशिएंसी, तो 1 माइनस एफिशिएंसी TH, ये आ जाएगा ऊपर में। नीचे में क्या है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 माइनस Q1 की वैल्यू क्या है, थर्मल एफिशिएंसी है, तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी TH। तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, COP इक्वल टू 1 माइनस, तो इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, क्या हमने प्रूफ किया, COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 माइनस थर्मल एफिशिएंसी ईटा TH डिवाइड बाय, तो ये क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है COP और थर्मल एफिशिएंसी के बीच। कभी कभी ऐसा पूछता है कि दोनों के बीच में रिलेशन निकालो, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन हम यूज करते हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए। वो रिलेशन क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, एक ज्यादा होता है। देखते हैं COP की यदि हम बात करें, किसके, हीट पंप की, तो वो हमेशा क्या होती है, 1 प्लस होती है रेफ्रिजरेटर से। COP रेफ्रिजरेटर से क्या होती है, 1 प्लस होती है। तो कभी आपसे पूछा कि हीट इंजन यदि एक हीट इंजन है उसके बारे में आपको दिया हुआ है, और वही हीट इंजन यदि रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा तो तब उसकी COP क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कोई हीट इंजन की पूरी वैल्यू दिया है और बोला कि यदि वो रेफ्रिजरेटर जैसा काम करने लग गया तब उसकी COP क्या होगी, तो आप ये रिलेशन यूज करके दोनों की निकाल सकते हैं। या आपको बोला कि रेफ्रिजरेटर है, जब वो हीट पंप जैसे काम करने लग जाएगा तब उसकी COP क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन लगा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मेन 4 पॉइंट्स जो मेन क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं जानने के लिए। फर्स्ट मेन पॉइंट क्या होगा कि जो हीट इंजन रहता है ना, वो डिपेंड किस में करता है, सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, उसको और किसी चीजों से कोई मतलब नहीं। आपने देखा मेन क्या है, हीट Q1 माइनस Q2 बाई Q1 हीट इंजन की एफिशिएंसी ऐसी निकलती है, और जो Q है उसी को हम क्या करते हैं, T भी लिख सकते हैं वहां पे। तो जो हीट इंजन होता है वो सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, बाकी अदर फैक्टर्स से उसको कोई लेना देना नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखने की चीज। सेकेंड, यदि हम देखें कि पूरी हीट को वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही सेकंड लॉ बोलती है। हीट क्या है, एक लो ग्रेड एनर्जी है, वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब हाई ग्रेड एनर्जी होती है। इनसे हम हाई ग्रेड एनर्जी जिसे हम वर्क बोले, इससे हम हीट पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर यदि हम हीट से वर्क कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही सब चीजें कैसे पता चलेगी, हमें सेकंड लॉ से पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि आप नेचर के प्रोसेस में देखे होंगे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, हर जगह हम अपने पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही देखते हैं, जितने भी झरने होते हैं। कहीं आपने ऐसा देखा है कि पानी ऊपर चढ़ रहा है, कहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज फर्स्ट लॉ में नहीं पता चल पाती, ये सब चीज कैसे पता चलेगी, हमें सेकंड लॉ में पता चलेगी, जब जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे। तो कभी भी हीट पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक लो ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, और एक और पॉइंट, लोएस्ट जो टेम्परेचर लिमिट है, मतलब इसमें क्या होता है, हम देखें टेम्परेचर है तो पूरे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो किस में होते हैं, याद रखना,
केल्विन में होते हैं सारे टेम्परेचर। इसमें जितने भी हीट इंजन में हम टेम्परेचर यूज करते हैं सब केल्विन्स में होते हैं। डिग्री सेल्सियस में भी होगा तो उसको आप केल्विन में चेंज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब केल्विन में है तो लोएस्ट टेम्परेचर कितना होगा, लोएस्ट टेम्परेचर होगा हमारा क्या है, 0 केल्विन होगा। 0 केल्विन क्या होगी, हमारी लोएस्ट टेम्परेचर की लिमिट होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए। फोर्थ, यदि हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यदि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है और हमें क्या करना है, इसको फ्रीज करना है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को यदि हमें फ्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ना 80 कैल की हीट निकालनी पड़ेगी। ये एक चीज याद रखने वाली चीज रहती है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। 0 डिग्री वाटर को यदि हमें 0 डिग्री आइस बनाना है तो 80, ऑब्वियस सी बात है फेस चेंज करना है, हीट निकलेगी मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसका। आइसोथर्मल प्रोसेस है एक प्रकार का ही। तो 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस बनाने के लिए 80 कैल्स ऑफ हीट रिमूव करनी पड़ती है उससे। कब, जब हमारा जो सराउंडिंग रहेगा वो 27 डिग्री सेल्सियस में रहेगा सराउंडिंग। तो ये एक चीज क्या है, याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये सब चीजें क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, हम पूरा हीट इंजन में केल्विन में बनाते हैं तो 27 में आप 273 प्लस करेंगे सॉल्व करते समय। तो 0 डिग्री वाटर को यदि हमें 0 डिग्री आइस बनाना है, 0 डिग्री आइस बनाना है इसको, तो 80 कैल ऑफ हीट क्या करनी पड़ेगी, उससे निकालनी पड़ेगी। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, एक प्रकार का फेस चेंज प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कब, जब जो सराउंडिंग होगा, मतलब जो वातावरण होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो ये चार चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें जो क्या रहती है, याद रखने के लिए रहती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब हमने इतना सारा चीज पढ़ ली तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो फर्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है क्या, व्हाट आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द हीट इंजन, ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। तो यही चीज हमने क्या करी, पूरा डिस्कस किया। सोर्स क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, सिंक क्या होता है, हीट इंजन की वर्किंग क्या होती है, दो प्रकार से हमने डायग्राम देखा। तो जो हमने पूरा पढ़ा वही क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है एक प्रकार से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। बाय यूजिंग ए रेफ्रिजरेटर 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस में है, इज टू बी फ्रीज। सेम जो अभी हमने एक पॉइंट देखा वही क्या होगा, यूज होगा। इज टू बी फ्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। वातावरण का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क हमें लगेगा वो चीज हमें कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, मतलब एक रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे और उसमें कितना वर्क देना पड़ेगा हमें ताकि वो वाटर से हीट निकाले। कितनी हीट निकालेगा हमें पता है, 80 कैल्स की हीट निकालना है। यदि 0 डिग्री वाटर को हमें 0 डिग्री आइस में जमाना है, जब वातावरण एटमॉस्फेयर सराउंडिंग कितने टेम्परेचर में रहेगा, 27 डिग्री सेल्सियस में रहेगा। और सेकंड क्या निकालने बोला है, हीट विच इज पास्ड टू द सराउंडिंग इन दिस प्रोसेस। सराउंडिंग में जो हम हीट पास कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, तो ये क्या निकालने बोला है, Q1 निकालने बोल रहा है। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं कि क्या क्या गिवन। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, सिर्फ टेम्परेचर ही गिवन है, तो Q को हम टेम्परेचर के टर्म्स में यहां पे ले सकते हैं आसानी से। फर्स्ट क्या दिया है हमें, T2 दिया है, क्योंकि वाटर को 0 डिग्री से 1 ग्राम पानी है जिसको 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस बनानी, तो वो कहां पे होगा, वो तो सिंक में होगा। यदि रेफ्रिजरेटर लगाएंगे हम अपना तो वो अपना T2 होगा, और वो कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, 0 + 273 करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना है। तो कितना आएगा, तो आएगा ये 273 केल्विन आ जाएगा। मतलब सिंक का टेम्परेचर क्या है, 273। ओके, और हमें क्या दिया है, T1 दिया है। T1 मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है, वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस में है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। 27 + 273 तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, अब बनाते हैं इसका डायग्राम। एक प्रकार से क्या है, रेफ्रिजरेटर है, तो ऊपर में क्या रहेगा, सराउंडिंग रहेगा। सराउंडिंग जो कितने टेम्परेचर पे है, यहां पे T1 = 300 केल्विन पे। ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्या होगा, एकदम आसानी से सारी चीज समझ में आएगी। बीच में क्या लगा हुआ है, हमारा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है।
और नीचे क्या है, नीचे में हमारा सिंक है जिसमें वाटर है, और इसी को हमें क्या करना है, 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस बनानी है। तो यहां पे क्या है, हमारा सराउंडिंग है, यहां पे वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या है T2, कितने टेम्परेचर पे है वो, 273 केल्विन में। टेम्परेचर को आप अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी। ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, नीचे वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम, सिंक बोलते हैं। ऊपर वाला क्या है, सोर्स है हमारा। ये चीज अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। देखते हैं इसको हम क्या देंगे, वर्क देंगे रेफ्रिजरेटर को। तो यहां से वो क्या करेगा, Q2 हीट निकालेगा और सराउंडिंग को वो हीट Q1 देगा। तो हमें क्या क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, W कैलकुलेट करो बोला है, W निकालो और Q1 कैलकुलेट करो, ये दो चीज हमें निकालने बोला है। अब हमें ये पता है कि यहां पे क्या है, 0 डिग्री वाटर है हमारा, 0 डिग्री वाटर है, यहां हम बोले 1 ग्राम में 273 केल्विन, मतलब वही। तो हमें पता है कि 0 डिग्री वाटर को 0 डिग्री आइस करने के लिए क्या चाहिए, 80 कैल्स ऑफ हीट चाहिए। इसका मतलब Q2 हमें पता है 80 कैल्स, ठीक है। बाकी सारा क्या करना है, चीजें हमें निकालनी है, W और Q1 को क्या करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, COP, रेफ्रिजरेटर की। यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, COP का फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेटर रहता तो Q2 है ही, वो हीट पंप रहता तो Q1 लेते हम। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। तो डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, Q2 होता है, और नीचे क्या आ जाएगा, W। ओके, अब यहां पे हम अपना वो वाला एनालिसिस करेंगे, क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर जा रहा है। तो डॉट ले लेते, ये हमारा रेफ्रिजरेटर, Q1 क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, Q2 अंदर की तरफ आ रहा है, और W भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो अंदर वाले कितने, W प्लस Q2 इक्वल टू बाहर वाला Q1, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से Q1 माइनस Q2, यही हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, तो Q2 बाई Q1 माइनस Q2। ओके, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसी फॉर्मूले को हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Q क्या होता है, Q या डेल Q, MCV डेल T होता है, ठीक है। यहां पे एक पर्टिकुलर Q है, टेम्परेचर तो उसका चेंज ही नहीं होगा, ये दोनों रिजर्वायर्स होते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। C क्या होता है, थर्मल हीट कैपेसिटी होता है, इनकी हीट कैपेसिटी इंफिनाइट होती है, तो कोई टेंशन नहीं। इसलिए हम ये Q वाले फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं बताऊं, T2 बाई T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। अभी तो नहीं, जब आप आगे क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब ये इंजन ना रिवर्सिबल हो। ये चीज बुक्स में नहीं रहती है, ये इंजन जब रिवर्सिबल होगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते ये फॉर्मूला। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि एकदम थोड़ा सा आइडियल इंजन हो, तब हम यहां पे लिख सकते हैं। तो आप यहां पे ये चीज एज्यूम कर सकते हैं अपने लेवल में कि Q को आप T के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। बट जब आप हायर क्लासेस जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रिवर्सिबल इंजन के लिए ही हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज क्या आई हमें, ये वाला Q2 बाई W इक्वल टू क्या मिल गया हमें, T1 माइनस T2 मिल गया। इसी को यूज करते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 80 कैल्स गिवन थी, नीचे हमें W ही निकालना है, इक्वल टू ऊपर में क्या था, T2 था। T2 कितना है हमारा, 273 केल्विन है, बिल्कुल 273 केल्विन। नीचे डिवाइड में क्या है, T1 माइनस T2। T1 हमारा कितना है, 300 केल्विन, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो 300 माइनस 273, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, W वहां चले जाएगा और इधर 80 इंटू 300 माइनस 273 इक्वल टू, ये W वहां चले गया, इसको अब हम नीचे ले लेते हैं, तो 273, और यहां पे क्या आ जाएगा, W हमारा। तो कितना आ जाएगा वर्क डन हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू 7.91, और किस में आएगा, कैलोरीज में आएगा, क्योंकि हीट भी हमारी क्या थी, कैल में थी। तो ये आ गया हमारा W, एक आंसर। एकदम सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चंस, एकदम आसानी से बनते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, नेक्स्ट चीज हमें Q1 भी निकालना है, Q1 को हमें निकालना है।
W पता चल गया, Q2 पता चल गया, तो ये एनालिसिस से हम Q1 निकाल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q2। ये देखिए यही वाला फॉर्मूला, क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है वाले एनालिसिस से, पॉइंट मान के। तो W प्लस Q2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, Q1 आ जाएगा। इसका मतलब Q1 इक्वल टू क्या होगा, W प्लस Q2। W कितना आया है हमारा 7.91 प्लस Q2 हमें पता था 80 कैल्स ऑफ हीट ही चाहिए रहती है हमें, तो Q1 कितना आ जाएगा 87.91 कैलोरीज। तो ये आ गया हमारा Q1, दूसरा आंसर। यही दो चीज क्या निकालने बोली थी क्वेश्चन में, हमें निकालने बोली थी। तो 87.91 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी सॉल्व हो गया। ओके, तो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने पूरी चीज पढ़ ली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या थ्योरी लिखना है, कैसे न्यूमेरिकल बनाना है। आगे हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके बारे में, जब सेकंड लॉ से हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा, सेकंड लॉ पे बेस्ड होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।